गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में गैल्वेनिक सेल ख़त्म कर लिया है और आज हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और उससे पहले क्लास की शुरुआत क्वेश्चन के साथ, ये दोनों आपके लिए होमवर्क के तौर पे मैं छोड़ रहा हूँ। ये दोनों आप लोग बताओगे कि इन दोनों का क्या आंसर है, ठीक है। चलो तो इसको हम मिटा देते हैं और फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना नया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नोट कर लो पहले। हो गया? आइए, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हो सकता है हम लोग क्लास ख़त्म होते हैं तो उस वक्त होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन ना बन पाए, मतलब क्वेश्चन की कंडीशन नहीं आएगी। तो हम तो ऐसा करने वाले हैं नहीं। तुम लोग भी सोचते होगे कि सर क्वेश्चन होमवर्क का हमने एक फिक्स जगह नहीं फिक्स किया हुआ है कि कहाँ पर देना है, इसलिए नहीं दिया हुआ कि बहुत सारे हो सकते हैं कोई क्या है, हमें क्वेश्चन होमवर्क जो है कहीं पर, कभी शुरू में, कभी बीच में, कभी कहीं पर दे देते हैं। इससे फ़ायदा हमें क्या है, हमें पता चल जाता है कि लेक्चर देखा कि नहीं देखा। अब ऐसे मान लो कि शुरू में ही दे दिया डेली, तो आप लोग हो सकता है कुछ लोग क्या हैंगे, होमवर्क देखेंगे या उसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको हमें ये देखना है कि आपने लेक्चर देखा या नहीं, है ना। चलो तो हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसका आपको थोड़ा सा फिजिक्स में एप्लीकेशन आएगा। जब आप पढ़ोगे ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे इसका भी काम आएगा। तो यहीं पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वहाँ भी पढ़ लेना, यहाँ भी पढ़ लो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। हम लोग पहले ही दिन पढ़ा था जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू किया था, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या कर रहा था, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। और ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। क्या होगा, सेल which is used to convert किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी into केमिकल एनर्जी। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। गैल्वेनिक सेल में कौन सी प्रोसेस होती थी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती थी, जबकि यहाँ पे क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। जब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो खुद से तो होगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बैटरी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉन, इसको स्टार मारोगे, बड़ा पूछ सकता है ये, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस is carried out by using क्या चीज, बैटरी। ओके, नोट करो यहां तक। हो गया। आइए देखते हैं ये दिखता कैसा है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा दिखता है, देखो। इसमें उसमें क्या फर्क आएगा आपको तुरंत दिख जाएगा। देखो वहाँ पे क्या होता था, दो अलग अलग हाफ सेल होते थे, दो अलग कंपार्टमेंट होता था, उसके बाद दोनों को जोड़ते थे। यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन होगा। ऊपर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये हो गया दो इलेक्ट्रोड। इसको कनेक्ट करेंगे किससे, बैटरी से। बैटरी का ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड, ठीक है। अब इसमें हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में लेंगे
NaCl, ये होगा इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे ये टूट जाएगा, Na+ और Cl-, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो जनरली हम यहाँ जो है इनॉर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। कैसा? इनॉर्ट इलेक्ट्रोड, जनरली, याद रहे, नॉट ऑलवेज। इनर्ट इलेक्ट्रोड यहाँ यूज़ करेंगे। अब इसमें से जो केटायन है वो किधर मूव करेगा? कैथोड की ओर, और एनायन एनोड की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यही उसका सेटअप है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज केटायन, मूव्स, किधर मूव करेगा? टुवार्ड्स कैथोड, दैट इज नेगेटिव electrode, okay, and negative ion, that is anion। एक बार देखो, नेगेटिव आयन को एनायन क्यों कहते हैं, या फिर पॉजिटिव आयन को केटायन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आयन किसकी ओर मूव करता है? कैथोड की ओर मूव करता है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं? केटायन कहते हैं। उसी तरह से नेगेटिव आयन को एनायन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनोड की ओर मूव करता है, ठीक है, मूव्स टुवार्ड्स एनोड, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, चलो जल्दी से नोट करो यहां तक। अब यहां पे हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है NaCl, इसमें कौन सा है? NaCl इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हमने लिया है, और वो भी कैसा है? मोल्टेन है। तो इसमें से सोडियम आयन किधर जा रहा है? कैथोड पे, और Cl- आयन कहाँ जा रहा है? एनोड पे। आइए, और अभी हमने देखा वहाँ पे लिखा है हमने यही बात जो इसमें हुआ है, मतलब एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, रिडक्शन, और कैथोड पे हमें ये मालूम है कि पहले से भी हम लोग जानते हैं कि रिडक्शन होता है। अच्छा, और कैथोड पे जा कौन रहा है? Na+, समझ, ध्यान समझ से चलना, इसके फिर सबका हम क्वेश्चन पे आएगा एप्लीकेशन, ठीक है। कैथोड कहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। कैथोड की ओर मूव कौन किया है? सोडियम आयन किया है, तो यहाँ पर रिडक्शन होगा, इसका मतलब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम मेटल के तौर पे वहाँ पर क्या हो जाएगा? कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। वहीं बात करें एट एनोड की, तो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन यानी एनोड की ओर मूव कौन कर रहा है? Cl-, तो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होने से क्या हुआ? इधर की इसकी ओर कौन मूव किया? Cl- मूव किया। Cl- मूव करने की वजह से यानी एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है? क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, और कैथोड पे आपको क्या मिल रहा है? सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ, अब यहाँ पे एक टर्म आ जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहेंगे? तो हमने ये आया कहाँ से? हमने क्या लिया था इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे? NaCl। वो NaCl क्या हुआ? अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में क्या हो गया? एलिमेंट में वो टूट गया। NaCl क्या था? Na+ और Cl- में टूटा, और Na से फिर क्या हो गया? देखो, तो NaCl का कंस्टिट्यूएंट कौन है? सोडियम, यहाँ सोडियम, और दूसरा कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस के तौर पे क्या हो जाना? डिपॉजिट हो जाना या टूट जाना, किसके थ्रू? जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तब, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। नोट करोगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में? इलेक्ट्रोलिसिस
इलेक्ट्रोलिसिस, ये क्या है? प्रोसेस है। इसका प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ किसका? एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट का, किस में? इनटू इट्स constituent element by passing current through solution is called, क्या कहेंगे उसको? इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे देखिए ना, हमने क्या लिया था इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे? NaCl लिया था, और फिर वो क्या हो गया? Na और Cl के तौर पे टूट गया, निकल गया। तो वो क्या हुआ? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में टूट गया। और कैसे टूटा? तो हमने उसके लिए हमें क्या किए? इलेक्ट्रिसिटी पास कराए। हाँ, तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। हो गया? आइए, हेडिंग डालिए, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें सबसे पहला हमें पढ़ना है, इसका पहला लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज। इसका पहला लॉ क्या है? ये कहता क्या है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, यानी कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, ये उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आपने चार्ज कितना पास कराया। फिर से समझेंगे, इसने पहला लॉ क्या कहता है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने इलेक्ट्रिसिटी कितना पास कराई है, उसके वो प्रोपोर्शनल होगा। यही है फैराडेज का पहला लॉ। तो लिखोगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, that is oxidized या reduced is directly proportional to the amount of charged passed through solution। कह रहा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? आप कितना चार्ज पास कर रहे हो। मतलब दैट इज W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। दैट इज W क्या है यहाँ पे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। Q क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी आ गया, उसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट का वैल्यू तो नहीं आएगा, यहाँ पे एक वैल्यू आएगा जिसको बोलते हैं Z। W बराबर ZQ। अब ये Z क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको फैराडेज का फर्स्ट लॉ का इक्वेशन आ गया, आपको फार्मूला तैयार हो गया। W बराबर ZQ। नोट करो यहाँ तक, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा डिटेल करना है हमें, तो वही तभी प्रॉब्लम बनेंगे। हो गया? आइए, तो हमें मतलब फैराडेज के फर्स्ट लॉ से हमें फार्मूला क्या निकल के आया है? W बराबर ZQ। W बराबर ZQ, यानी यहाँ पे
W क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड या फिर रिड्यूस्ड। ओके, इसके बाद Q क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज। ये क्या होता है? I इंटू टी, मतलब करेंट इंटू टाइम। ओके, ये भी लिखी दे क्या? करेंट किस में होगा? इन एम्पियर में, एंड टाइम किस में? इन सेकेंड में। ठीक है, अच्छा। W, अब यहाँ पर बात हो गया Z का। ये Z के बारे में थोड़ा ध्यान समझना। Z क्या है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? तो Z बराबर होता है E अपॉन F। Z बराबर क्या होता है? E अपॉन F। अब ये E क्या है? ये है इक्विवेलेंट मास। क्या है? इक्विवेलेंट मास। और नीचे में F तो जानते हैं, F क्या है? ये फैराडेज। ठीक है, Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उसको बोलते हैं। Z का वैल्यू कैसे निकालोगे? E बाई एफ। E क्या है यहाँ पे? इक्विवेलेंट मास। F क्या है? फैराडेज। ओके, अब यहाँ फिर मामला फंसता है। तो F का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, F बराबर क्या होता है? 96,500 कूलम। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास। ये कैसे निकालोगे? इक्विवेलेंट मास, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। क्या होता है? मोलर मास बाय n फैक्टर, और फॉर आयंस n फैक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सब कुछ को रिवाइंड कराना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब इक्विवेलेंट मास भी निकल गया। इक्विवेलेंट मास निकालना डायरेक्टली नहीं निकलेगा। आप कैसे करेंगे? मोलर मास बाय n फैक्टर। n फैक्टर क्या है? फॉर आयंस के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ओके, यहां तक नोट कीजिए। फिर Q की बात करते हैं। हो गया? आइए, और यहां पे Q क्या है? चार्ज। Q बराबर क्या होता है? IT तो होता है, ये साथ साथ Q बराबर क्या होता है? NE भी होता है। यहां पे जो N है ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन, चार्ज होता क्या है? कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उसी को तो चार्ज कहते हैं, है ना? तो यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इफ n का वैल्यू हमने लिया है 1 मोल, मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, तब चार्ज कितना मिलेगा आपको? वैल्यू रख दो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये आ जाएगा, आपको सॉल्व करोगे तो 96500 कूलम। ओके, तो 96,500 IC को हम लोग क्या बोलते हैं? फैराडेज बोलते हैं। एक फैराडे का वैल्यू कितना होता है? 96,500 कूलम। ओके, यानी यहाँ पे जब हमने n का वैल्यू लिया कितना? 1 मोल, तो हमारा फैराडे कितना आया? 1F। इफ इसी तरह से अगर n का वैल्यू हमने लेते हैं 2 लेंगे, 2 मोल, तो क्या हो जाएगा? 2F। 3 लेंगे तो 3F। इस तरह से हमारा अगर n का वैल्यू n मोल इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो Q बराबर क्या हो जाएगा? NF।
और यहाँ पे जो ये n है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों n में फर्क है, ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मोल है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। और ये हो गया आपको Q बराबर Ne और Q बराबर Nf। इसका हमें यहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब हम जो फर्स्ट लॉ पढ़े हैं उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, जिसको आप सबसे ज़्यादा उसी फार्मूला को यूज़ करोगे। मतलब हमारे पास क्या है फार्मूला, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज क्या था, W बराबर जेड क्यू, और जेड का वैल्यू अभी अभी हमने जाना है, जेड बराबर क्या है, E अपॉन एफ क्यू। अब क्या करो, W तो ऐसे ही रहने दो, E को इधर लेके आओ, तो क्या हो गया, W बाई ई हो गया, उधर क्या बच गया, Q बाई एफ। और इसको कुछ बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी पढ़े थे क्या, ये है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्या है ये, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, Q बाई एफ। ये हो गया आपको फैराडेज का फर्स्ट लॉ, इन दूसरे फॉर्मेट में आ गया अब ये। तो ज़्यादातर कोशिश करोगे इसी को यूज़ करें, कैसे करेंगे हम आपको क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर Q बाई एफ, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, वेट यानी मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय इक्विवेलेंट वेट बराबर Q बाई एफ। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या है, मोलर मास बाई n फैक्टर। n फैक्टर कैसे निकालेंगे हमने अभी बताया आपको, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको 2-3 स्टार मार के रखो, इसका यूज़ कैसे करोगे वो बताते हैं, जल्दी नोट करो यहाँ तक। कर लिए, आइए ओके। जैसे अब देखो फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये है क्यूप्रिक आयन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और कॉपर के तौर पे वो क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। अब इस रिएक्शन का क्या मतलब है ये देखिए, तो इसके सामने कोएफिशिएंट कितना है, देखो कुछ नहीं है तो कितना हो गया, 1 होगा। यानी यहाँ पे हम मोल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 1 मोल कॉपर को हम डिपॉजिट कर रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 मोल कॉपर के लिए डिपॉजिट करने के लिए हमें कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी। 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करना है तो हमें कितने चार्ज की जरूरत है। तो 1 मोल कॉपर के लिए देखो तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन की, जब ये हम पूरा अगर इसको मोल में बात कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, ये नंबर जो दिख रहा है ये भी क्या होगा, मोल हो गया। यहाँ पे जो भी नंबर है वो भी क्या होगा, मोल होगा। ओके, तो 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए हमें कितना ले रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे, मतलब फॉर 1 मोल कॉपर डिपोजिशन अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, कितना जरूरत पड़ेगा, 2F। अगर ये तो फैराडे में हो गया और कूलम में बोलेगा तो F का वैल्यू डाल देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आंसर यहाँ पर अभी क्वेश्चन नहीं है। इसी तरह से दूसरा एक एग्जांपल और ले रहे हैं, Al333 और इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया और एल्युमिनियम के तौर पे डिपॉजिट हो गया। अब बोलो फिर यहाँ पे ये कितना है, 1 मोल। तो 1 मोल एल्युमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए कितने चार्ज की जरूरत है, तो 1 यहाँ पे कितना दिख रहा है, 3, यानी ये कितना हो गया, 3 फैराड। तो Q का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 3F। ठीक है, दूसरा एग्जांपल और ले रहे हैं,
अब कर रहा है कि यहाँ पे 1 मोल नहीं है, यहाँ पे क्या हाफ मोल है, हम इसको 1 मोल की बात अगर कर दे तो ये हम कितना लेंगे 2Cl माइनस, ये हो गया 2Cl2 और ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब बोल रहा है कि 1 मोल क्लोरीन गैस को डिपॉजिट करने के लिए हमें कितने चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे कितना है 1, तो 1 मोल Cl2 गैस डिपॉजिट हो रही है, रिलीज हो रही है, सॉरी डिपॉजिट तो नहीं होगी, रिलीज होगी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 फराड, यानी यहाँ पे भी Q का वैल्यू कितना आ गया 2 फराड। समझ में आ गया होगा आप लोगों को फराड कैसे इसका यूज़ करोगे। ठीक है, नोट करो जल्दी से, और इस पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं हमको। ओके चलो, तो इसमें हमने कुछ अभी जो पढ़े हैं उस पर कुछ क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाओगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल H2O2 O2 और दूसरा है 1 मोल FeO2 Fe2O3। तो कैसे बनाओगे देखो। तो सबसे पहला है हमारे पास कह रहा है कि H2O को क्या किया है ऑक्सीडाइज किया गया है। ये वाला रिएक्शन को आप ध्यान रखोगे, इसका बहुत काम हमें आगे भी आएगा। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो कैसा होगा, ये O2 रिलीज करेगा। ठीक है, साथ ही साथ 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। लेकिन चूंकि आपको हमने ये किसके कितना के लिए लिया है 2 मोल के लिए लिया है, आपको दिया कितना है 1 मोल, तो हम इसको 1 मोल के लिए कैसे लिखेंगे 1, यहाँ से 1 हटा दो, अब H2O, तो ये कितना हो जाएगा हाफ O2, ये कितना हो जाएगा 2H प्लस और ये कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तब आपसे क्या पूछा गया है 1 मोल H2O को O2 में कन्वर्ट करने के लिए कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, तो 1 मोल को O2 में कन्वर्ट करने के लिए कितने चार्ज की जरूरत पड़ रही है 2F, यानी Q का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 2F। ये हो गया आपका आंसर। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखना, बहुत काम का चीज़ है ये। ठीक है, पहला अंक हुआ, जल्दी से नोट करो इसको। हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा है, इसमें कह रहा है सेकेंड वाला की बात करें, कह रहा है FeO को क्या किया है ऑक्सीडाइज करके कहाँ पहुंचा दिया है Fe2O3। तो अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2 और इसका +3। +2 से कहाँ जा रहा है +3 जा रहा है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। मतलब अब यहाँ पर मोल की बात करें तो अगर ये है 1 मोल तो ये कितना हो जाएगा 1 फराडे, यानी Q का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 1 फराडे। ये हो गया आपका आंसर, और ये हो गया आपके लिए होमवर्क। ठीक है, तो ये एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, और इस पर प्रॉब्लम कैसे आते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, उस न्यूमेरिकल में भी इन सब चीज़ की जरूरत पड़ेगी। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।